So, students, welcome back. I'm here again with your History Chapter 1 Nationalism in Europe. So, as you know, that last day we have completed our second part. In last video, second part was completed. So, today we are going to start this third part, the Age of Revolution 1830 to 1848. स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इसके आगे हम लोग एक बहुत फेमस कोड पढ़ेंगे, जो कि कोड पर भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं बोर्ड में। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, हाउ ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम एक नया टर्म समझेंगे, द रोमांटिसिज्म और द रोमांटिक इमेजिनेशन अबाउट द नेशन। ठीक है, इसके पूरे एलाबोरेशन का कंटेंट आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। The Age of Revolutions 1830 to 1848. This is part 3. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. यहाँ पे आप देखोगे एक तरह से टग एंड वॉर चल रहा है, सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। कंजर्वेटिव रिजीम्स अपना पावर बढ़ाने में लगे हैं, लिबरल लोग, नेशनलिस्ट लोग सब अपने पावर को इंक्रीज करने में लगे हैं। कैसे अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, रिवोल्यूशंस कर रहे हैं अलग अलग यूरोप के अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि कहाँ कहाँ हुआ। इटली में हो रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जर्मन स्टेट्स में भी हो रहा है। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इटली के बारे में पढ़ेंगे, इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, जर्मन यूनिफिकेशन। ऑटोमन एम्पायर के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रीस का इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आयरलैंड और पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बाद में ब्रिटेन का हिस्सा हो गए थे। ठीक है, इन सबने स्ट्रगल किया अपने फ्रीडम और अपने आपको नेशन स्टेट बनाने। These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elites. ठीक है, ये जितने भी लोग थे लिबरल नेशनलिस्ट, ये सब एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास के एलिट्स थे। अमंग whom, कौन कौन थे इनमें? ज्यादातर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। ऑब्वियस सी बात है, आप हमेशा याद रखिए, मिडिल क्लास का एजुकेटेड होना ही दुनिया में रेवोल्यूशन का रीजन था प्राइमरीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1830. अभी जुलाई 1830, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला मत सोच लेना, वो 1789 था, यानी कि दोबारा से अपहीवल हुआ। दोबारा जरूरत क्यों पड़ी, याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा अभी, नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करके दोबारा से मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया था ना। ठीक है, तो दोबारा से वहां पे अपहीवल हुआ, विद्रोह हुआ। The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. ठीक है, देखो ये एक लाइन में बड़ी बढ़िया सी बात बता दी। फ्रांस में दोबारा रेवोल्यूशन होता है 1830 में, और पावर कौन ओवरथ्रो करता है? ये जो किंग का है, बर्बन डायनेस्टी का जो किंग था, कौन था? लुई फिलिप। उस टाइम पे कौन बना था? लुई फिलिप। याद होगा तो मैंने आपको उस वीडियो में भी इसका नाम बताया था। तो लुई फिलिप के राजा होने के बावजूद भी लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उसके पावर को ओवरथ्रो किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल करी और लुई फिलिप की मोनार्की को अबॉलिश किया। ठीक है, अच्छा अभी देखो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, यही मेटरनिच, अगेन दैट सेम पर्सनालिटी। मेटरनिच के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक मेटरनिच, फिर मैं बता रही हूँ, उसको याद रखिएगा। ही वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर, ही हेडेड द कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई थी तो कांग्रेस की मीटिंग को हेड किया था, होस्ट किया था इसने। ठीक है, मेटरनिच पास्ड अ स्टेटमेंट, फ्रांस के लिए एक इसने कमेंट किया
क्या कमेंट था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। बड़े मजे का स्टेटमेंट है, एक तरह से कह लो मेटाफर है ना, कि अगर फ्रांस को छींक आई है तो पूरे यूरोप को जुकाम होगा। मतलब क्या है? फ्रांस में अगर कोई चेंज आया है तो उसकी नकल करके उसका इन्फेक्शन चेंज का पूरे यूरोप को, यूरोप में फैलेगा। ठीक है, ये लाइन एक्सप्लेन करने को आती है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, पूछा जाएगा कि फ्रांस में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए जो पूरे यूरोप में हो गए बाद में। आपको सोच के लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट करके रखिए और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में डालिए। द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. जुलाई में एक रेवोल्यूशन होता है, कहाँ होता है? ब्रुसल्स। ब्रुसल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम किसका हिस्सा था उस टाइम? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का। ठीक है, तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के रूल से बेल्जियम ने अपने आप को आजाद कराया। ठीक है, तो रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था? ब्रसल्स में। कब हुआ था? जुलाई में। आपको बेल्जियम और ये ब्रसल्स, ये नेम आपको सिविक्स में भी पढ़ने को मिलेंगे चैप्टर में। ठीक है, पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इवेंट An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. This paragraph is extremely important about Greek War of Independence. Underline करो उसको, highlight करके रखो। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ग्रीस। मैप खोलो अपने बुक का। ठीक है, मैप में जाके देखो ग्रीस। मैंने उस दिन आपको कहा था कि ये याद रखना है, मैप में ग्रीस है, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, so Greece had been a part of Ottoman Empire since the 15th century. ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था यूरोप में, और ग्रीस डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड एरिया था। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. यानी कि ग्रीस में भी ये जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, इसकी हवा लगती है लोगों को। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है लोगों में। ये क्यों आ रहा है? क्यों वो रेवोल्यूशन करना चाहते हैं ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट? क्यों वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंस पाए? रीजन तो होगा ना कोई। बेसिक रीजन यही था, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि क्योंकि ये ग्रीक्स जो थे ये क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, और इनका अपना एक रिच कल्चर था। एंड इन्हें डर था कि कहीं ये मुस्लिम रूलर जो भी ऑटोमन एम्पायर है, कहीं ये उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो उन्हें इस बात का डर था और वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। Nationalists in Greece got support from the Greeks living in exile and also from the West European who had sympathies for ancient Greek culture. And who were supporting these Greeks to revolt against Ottoman Empire? Definitely those Greek people, those who were living out of Greece due to exile, and the people belonging to West Europe. Okay, they were supporting Greece to get independence because they were having sympathy for ancient Greek culture. They were also having the same fear that, oh, in future there may be loss of Greek culture. Greece is very rich in culture. ठीक है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे ग्रीस की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बस एक ही हिंट देती हूँ कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है, उनकी बिगिनिंग ग्रीस में ही हुई। अब आप पढ़ के देखिएगा इसके बारे में, नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस। लॉर्डेड का मतलब होता है प्रेज करना, ऐसे प्रशंसा करना किसी की। ठीक है, लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। देखो यहाँ क्लियर हो गया। ग्रीस के जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो हमेशा ग्रीस ग्रीस की तारीफ में एक बात बोलते थे, क्या? कि ग्रीस एक ऐसा क्रेडल है। क्रेडल यानी छोटे बच्चे का जो झूला होता है, एक ऐसा क्रेडल है जहाँ पे यूरोप की सिविलाइजेशन आराम से रहती है और फलती फूलती है।
ठीक है। तो वो हमेशा एक सपोर्ट चाहते थे सबसे कि उन्हें सपोर्ट करें सब लोग, ताकि वो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल करें और जीत सकें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. छोटी सी लाइन दी है, ये भी बता रही है कि फाइटर सिर्फ वो नहीं होते हैं जो एक्चुअली फाइटिंग के प्रोफेशन में, फाइटर तो कोई भी हो सकता है, रेवोल्यूशनरी तो कोई भी हो सकता है। जैसे कि एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने अपनी कंट्री को, मतलब ग्रीस को फ्री करने के लिए फंड ऑर्गेनाइज किए थे, वॉर करने के लिए भी गया वहां पे। अनफॉर्चुनेटली 1824 में फीवर से उनकी डेथ हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। इस ट्रीटी में ये डिक्लेयर किया जाता है कि नाउ ऑनवर्ड्स 1832 के से लेकर के ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट नेशन में कन्वर्ट हो गया है। बहुत लंबा स्ट्रगल किया ग्रीस ने इंडिपेंडेंस पाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली ऑटोमन एम्पायर से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली। ग्रीस बहुत छोटा सा एरिया था, बट एनी हाउ दे गॉट इंडिपेंडेंस, and this independence is undercoded with Treaty of Constantinople of 1832। ये याद रखिएगा, शॉर्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रीस का जब भी इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा तो ये याद रखना है आपको, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हेड पॉइंट्स इसके क्या है? जैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो अंडरलाइन दीज वर्ड्स, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑटोमन एम्पायर, 15th सेंचुरी, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, और अंडरलाइन कर सकते हैं दे वर सपोर्टेड बाय दीज पीपल, पोएट्स एंड आर्टिस्ट गेव। ये लाइन ना कभी कभी क्वेश्चन में ही पूछी जाती है, ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो कैसे था, इसको लिखने को, रिफाइन करने को आता था, ठीक है। और फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इसके हेड पॉइंट्स है, ठीक है। 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। देखो यहाँ पे एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, जो टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं उसको आपको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। रोमांटिक इमेजिनेशन मींस, रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब हमें फेंटेसाइज करने की जो इमेजिनेशन है, हम चीजों को जो फेंटेसाइज करते हैं, हम किसी के बारे में भी, किसी चीज को लेकर भी फैंटेसी क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। So here romantic imagination means when we are fantasizing anything due to our sentiments, okay, and national feeling। Definitely यहाँ पे patriotism की बात हो रही है, देशभक्ति की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions, बट ऑब्वियस है किसी भी जगह पर चेंजेस केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आते, एंड डेफिनेटली नेशनलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं। किसी के अंदर आप कोई फीलिंग जोर जबरदस्ती से डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। सो हियर कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत ध्यान से भी समझना है, ताकि आप ये पूरा लॉन्ग आंसर खुद से अटेम्प्ट कर सके बिना रटे हुए, ठीक है। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ, ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर क्या होता है, किसी भी कंट्री का कल्चर क्या है? देखो कल्चर एक ऐसी चीज है जो बनाया तो डेफिनेटली ह्यूमंस ने ही है, उस एरिया के, उस जगह के रहने वाले लोगों ने पीढ़ियों से, जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन एक पर्टिकुलर रूटीन, एक पर्टिकुलर रिचुअल, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का तरीका, उस तरह से उस रूटीन को सेम फॉलो करते चले आए, जिसको हम कल्चर का नाम देते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी आप कल्चर के से आप बहुत कुछ देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं कल्चर है। कोई आया है तो उसको नमस्ते करना, उसके पैर छूना, बड़ों को वेलकम करना, ये कल्चर है ना। ये किस जगह पे कैसे
ड्रेसअप होके जाना है, पूजा हो रही है तो कैसे होगी, कोई नमाज अदा कर रहा है तो कैसे करेगा, ये कल्चर का हिस्सा है ना। तो कल्चर कैसे किसी देश को क्रिएट करने का जरिया कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसको हम लोग जब चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, नेशनलिज्म इन इंडिया, तब भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए उसका कल्चर। सो कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। ठीक है, इंसान, एक क्रिएटिव इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किन चीजों का सहारा लेता है? ईदर आर्ट और पोइट्री, मीन्स राइटिंग। राइटिंग कुछ भी, पोएम लिख सकता है वो, एसेज लिख सकता है वो, डायरीज लिख सकता है, स्टोरी बना सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक कंपोज करते हैं, है ना। तो ये वो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत असरदार होते हैं। आर्ट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ले लो, भी हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत ही एक पेंटिंग से की थी। तो उस पेंटिंग में कहीं एक भी अक्षर नहीं लिखा है, नॉट अ सिंगल वर्ड इज रिटन, बट द पेंटिंग इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग thousands of the thoughts of the painter. Do you agree with me? Definitely I am telling correct thing. कई बार ऐसी कोई भी चीज जिसमें लिखा कुछ भी नहीं है, किसी ने बोला कुछ भी नहीं है, बट उसने अपनी मैक्सिमम फीलिंग्स को जाहिर कर दिया, है ना। तो ऐसे ही नेशनलिस्ट फीलिंग को, यानी देश के लिए जो डेडिकेशन होता है, उस फीलिंग को जाहिर करने का लोगों का तरीका कल्चर ही था। वो कल्चर क्या है? आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। So this is how people started creating the nationalist feelings among the people. Let us look at romanticism. What is romanticism? रोमांटिसिज्म मैंने आपको पहले भी बताया, रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी कि जब हम किसी भी चीज को फेंटेसाइज करते हैं। फेंटेसाइज करने में क्या होता है, हम बहुत कुछ, जैसे कि पेंटिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, क्या था वो, एक फैंटेसी थी। इसमें हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, यूटोपिया। यूटोपिया मतलब क्या? एक ऐसी चीज को इमेजिन करना जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम उसको इतना बेस्ट मानते हैं कि हम उसको फैंटेसाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हम उसके बारे में, काश ऐसा होता, कितना अच्छा होता, कि अगर ऐसा होता तो, है ना। तो उसको बोलते हैं फैंटेसाइज करना, जिसको हम एक लिटरेरी लैंग्वेज में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। What is this? You have to remember this statement to write in proper answer. Okay. Romanticism is a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. ठीक है, क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है जिसने एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप किया। वो सेंटिमेंट्स किस पे बेस्ड थे? आर्ट, नेशनलिस्ट थे, डेफिनेटली थे, पर उनका एक्सप्रेशन क्या था? आर्ट के जरिए, पोइट्री के जरिए, स्टोरीज के जरिए, म्यूजिक के जरिए, है ना। आप देखो, हम सिंपल ही एक नेशनल फ्लैग, किसी कोई फिल्म देख रहे हो आप बढ़िया सी देशभक्ति वाली, आपने एयरलिफ्ट देखी होगी, है ना। एयरलिफ्ट का एक सीन मुझे बहुत पसंद है, जब एम्बेसी पे ना इंडिया का फ्लैग गिर रहा था, तो कैसे हम लोग भी उस फ्लैग से कितना कनेक्टेड थे इमोशनली, कि नहीं 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 नहीं, ये गिरना नहीं चाहिए, है ना। तो क्या था वो फ्लैग, किस चीज का सिंबल है? वो एक आर्ट का ही सिंबल है भाई, तीन रंग मिलाकर ही तो बनाया हमने ट्राई कलर। बट वो हमारे इमोशंस को, हमारे सेंटिमेंट्स को कैसे, मतलब हमें कैसे मूव करता है, हम कितने इमोशनल रहते हैं उन चीजों को लेकर। हम्म, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म क्या है? एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसने एक अलग तरीके का पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट लोगों में डेवलप किया। So romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. भाई जो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहता हो, जो सॉफ्ट फीलिंग्स रखता हो, समझता हो, कवि हो, शायर हो, कहानियों का लेखक हो, ये लोग ज्यादातर साइंस और रीजन को क्रिटिसाइज करते हैं। दे क्रिटिसाइज द ग्लोरी ऑफ साइंस एंड रीजन। उनको लगता था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं लोग, जो बड़ा साइंस को मान रहे हैं, जो बड़ी रीजनिंग कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता था
कि आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की भी जरूरत है। आप इमोशन में जब रहते हैं तो आप ये चीजों को बेहतर समझते हैं। दैट इमोशंस are the strength of humans. Okay, that is why it is written they criticize the glorification of science and reason. देखिए यहाँ पर भी एक पेंटिंग दी है। ये पेंटिंग किसकी है? ये एक मैसेकर है। ठीक है, मैसेकर क्या होता है? बहुत बड़े स्तर पे खून खराबा, जैसे हम लोगों ने इंडिया में ही पढ़ा था, जिसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट, दैट वाज आल्सो अ मैसेकर। ठीक है, so these romantic poets criticize science and reason and focused instead on, किस बात पे फोकस किया उन्होंने? इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। इमोशंस आप सब जानते हैं, हमारी भावनाएं। इंट्यूशंस यानी कि हमें कभी कभी लगता है कुछ और हम उस पर बिलीव करते हैं, नहीं मुझे लग रहा है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, चार लोग कह रहे हैं नहीं इसने चोरी की है, ये बुरा आदमी है, आपको किसी वजह से लगता है कि नहीं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि ये चोरी कर सकती है, ये कर सकता है। दैट इज नोन एज इंट्यूशन। मिस्टिक फीलिंग्स, कुछ अलग सा हम महसूस करते हैं किसी चीज के लिए। जैसे पूछो कि भगत सिंह का क्या ब्रेन वॉश किया था कि आप कंट्री के लिए जान दे दो? इतनी छोटी सी उम्र में आप फांसी की सजा एक्सेप्ट कर लो? आर यू इनसेन? No, he was not insane. Somewhere you can say he was in some mystical feelings. कुछ अलग ही फीलिंग थी। वो उनका मानना था कि भारत, ये देश ही मेरी दुल्हन है, आजादी ही मेरी दुल्हन है। अब आप कहोगे ये कैसी बात है? तो बात है, क्योंकि उस इंसान के अंदर वो मिस्टिकल फीलिंग्स है, जिसे उसने महसूस किया है। कि रोमांटिसिज्म जिसको आप कह सकते हो, कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जो उसने महसूस करी। देश के लिए जान देने वाले जितने मर्टियर्स हैं, उनके पास डेफिनेटली लॉजिक भी था, बट लॉजिक से ज्यादा क्या था? इमोशन टुवर्ड्स द नेशन, दैट इज नोन एज पेट्रियोटिज्म। ओके, so these artists were criticizing science and reason, and they were actually criticizing the glorification of science and reason, कि मतलब हमेशा science and reason ही सही नहीं होता। Sometimes you need to focus on emotions and intuition and mystical feelings. their efforts their effort was to create, क्या किस बारे में वो एफर्ट लगाते थे? अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। वो चाहते थे कि हमारे पास एक कलेक्टिव हेरिटेज हो, जिस पर सारे लोग एक साथ गर्व कर सकें। कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। हमारे देश में हमारे पास एक कॉमन कल्चरल पास्ट है। देखो हमारे पास एक्चुअली ना दो तरह के कॉमन कल्चरल पास्ट है, जिसके लिए कभी कभी झगड़े दंगे हो जाते हैं। एक तो जो मानते हैं कि हम हिंदूज हैं, हिंदू एक्चुअली कोई वर्ड ही नहीं होता है, सनातन जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में आउटसाइडर्स आते हैं, सेटल होते हैं, रूरल होते हैं, फिर यहीं के हो जाते हैं। तो दो तरह का कल्चर है हमारे पास। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास कल्चरल बेस है। ठीक है, जिसकी वजह से हम यूनाइट रहते हैं। ठीक है, तो इसी पर फोकस करते थे कि कलेक्टिव हेरिटेज हो हमारे पास, कॉमन कल्चरल पास्ट हो, जिसके बेस पे हमारे देश की नींव रखी जाए, देश बने, नेशन बने, ना कि किंगडम। अदर रोमांटिक्स सच एज, देखो यहाँ पे दो लोगों का नाम दिया हुआ है। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये एक जर्मन फिलोसोफर है, 1744 से लेकर 1803 तक इनकी लाइफ स्पैन है। He claimed that true German culture was to be discovered among the common people. ये तो सब जगह के लिए पता है, किसी भी कंट्री का एक बिल्कुल रियल कल्चर आपको देखना हो तो दैट विल बी सीन इन द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल वर्ड को जर्मन में बोलते हैं दास वोक। इट वॉज थ्रू, अभी कॉमन लोगों के पास क्या है जिससे आप जानते हैं उनका कल्चर? फोक सॉन्ग्स, folk poetry, folk dances, and the true spirit of the nation was popularized। किन किन जरियों से? कॉमन पीपल का इस्तेमाल करें, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, जिनसे आप अपने नेशन की स्पिरिट रखते हैं। आप देखते हैं ना इंडिया में भी फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, फोक कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी। डांस तो दुनिया भर के हो रहे हैं ना इंडिया में, बट आप देखते हो अगर कहा जाए इंडियन डांसेस,
तो किनका नाम आता है? कथक आएगा, कथकली आएगा, भरतनाट्यम आएगा, कुचिपुड़ी आएगा, है ना। तो डांस देखा जाए तो हमारे पास कितनी वैरायटी है। सिंगिंग, हमारा क्लासिकल म्यूजिक कितना रिच है। अभी क्लासिकल म्यूजिक बहुत से कंट्रीज के पास है एज अ कल्चर, बट हमारे पास जो है वो भी कितना रिच है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा होती है। चलिए कंटिन्यू। सो collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. अब ये सारी चीजों को, फोक सॉन्ग्स को, फोक पोइट्री, फोक डांस, इन सबको एक जगह इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब वो मतलब समझो कि डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें ज्यादा डिवाइसेस हुआ नहीं करती थी, ठीक है। जैसे कि हमने कहानियां इकट्ठा करी तो उन्हें कंपाइल करके एक बुक में प्रिंट कर दिया। तो ये सब चीजें हमारे कल्चर को बचा कर रखती हैं, हमारे नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में हेल्प करती हैं। तो ये एक उनका टारगेट था कि इन सबको कलेक्ट करना और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि हम अपनी नेशन को एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दे सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और कल हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे, वेयर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो होप कि सबको ये कंटेंट समझ में आया होगा। और हम लोग कल के वीडियो के लिए, सो स्टूडेंट्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज वीडियो। होप द कंटेंट इज फ्रूटफुल फॉर यू। Just keep revising it. You can watch it twice or thrice as you need it. Next video के लिए आप wait करिए. It will be uploaded. If you have any query, you can put your questions or the query in the comment box. You can like and subscribe, and you can share this video those who need it. Okay. Thank you. We'll meet in next video.